असफल रिश्ते को आप रेप का नाम दे रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज द रेप एंड व्हाट इज अ unsuccessful love story? If there's two people who are in a relationship and after that they broke, कि ये कपल्स अभी तक तो साथ में रह रहे थे, अचानक से कहने लगते हैं कि इसने मेरा रेप कर दिया है। हाईकोर्ट भी परेशान हो रहा था। तो यहां पर हाईकोर्ट ने बोला कि लेट मी क्लियर वन थिंग, एक असफल रिश्ते और एक जो रेप वाली कैटेगरी है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। नमस्कार and welcome back to Ekagra IAS Academy. Today's topic is about to live in relationship and the refusal of marry. So in this topic, what we are going to discuss two main important aspects and the decision of High Court. देखिए important क्यों हो जाता है, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं हम लोग। जरूरी है कि कई बार हम आजकल की जो सोसाइटी है वहां पर देखते हैं कि if there's two people who are in a relationship and after that they broke, then one of them is like abusing for other person और said कि इसने मेरा रेप किया है, इसने मेरे साथ गलत kind of activities करी हैं। How it could be possible कि just before 2 or 3 months you both are living happily and after 2 and 3 months it's like a rape kind of thing? ये ऐसे कैसे हो सकता है? और बहुत सारे ऐसे केसेस हाईकोर्ट में आ रहे थे। हाईकोर्ट भी परेशान हो रहा था कि एक तरफ हम देखते हैं कि ये कपल्स अभी तक तो साथ में रह रहे थे, अचानक से कहने लगते हैं कि इसने मेरा रेप कर दिया है। इस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो किसका हो रहा था? मेंस का हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि महिला डायरेक्ट आकर के इल्जाम लगा देती थी कि भैया इसने तो मेरा रेप किया है। तो यहां पर हाईकोर्ट ने बोला कि लेट मी क्लियर वन थिंग। What thing? Let me clear a line between both of them कि what is the rape and what is a unsuccessful love story. बेसिकली यही वो कहना चाहते थे कि एक असफल रिश्ते और एक जो रेप वाली कैटेगरी है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। और अगर असफल रिश्ते को आप रेप का नाम दे रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। और इसी के बीच हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो चलिए कम टू दी टॉपिक, लेट्स डिस्कस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगेन एकाग्रा आईएएस एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो आई नो ये पीपीटी देख करके कुछ अलग सा फील आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ये पीपीटी सिर्फ आपको यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इफ यू वांट अदर काइंड ऑफ पीपीटी देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यह पीपीटी आपके लिए बेटर है या फिर वो अदर जो आपकी पीपीटी रहती थी माइंड मैप से हट करके वो बेटर है, या सिर्फ ये सिंबॉलिक ही रहना चाहिए, देन मुझे बताओ। चलिए आते हैं नेविगेशन टू द इवॉल्विंग लीगल लैंडस्केप ऑफ द लव, लीगल डिसीजन ऑफ लव अफेयर, इवॉल्विंग लीगल लैंडस्केप, personal relationship and the consent. These are three main step for this. अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि पर्सनल हमारा कंसेंट होता है। अब देखो यहां पर कैसे कोर्ट ने बोला कि इफ यू टू आर अग्री फॉर रिलेशनशिप, राइट, आपका उसके साथ कंसेंट रहा टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, अगर ये कंसेंट है तो उस रिलेशनशिप को हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पर आपने रेप किया है या आपके साथ गलत चीजें करी गई हैं, राइट, तो उसको यहां पर बरी कर दिया जाएगा उस अकॉर्डिंग। अब देखो अगर आपका पर्सनल कंसेंट नहीं होता है और उसके बाद आपके साथ किसी भी तरीके की चीजें की जाती हैं, दैट कॉल्ड रेप। अब पर्सनल कंसेंट में एक चीज और आ जाती है, यहां पर एक चीज ऐड करी गई हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। एक्चुअली ये जो पहले मैं बता दूं मामला जो था ये क्या था, तो पूरा मामला ये था कि दो लेखपाल थे आपस में, ठीक है, दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे थे। जो महिला लेखपाल थी उसने बोला कि इस व्यक्ति ने, ये जो पर्सन है, ये 4 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है और एट द एंड ये कह देता है कि हमारी जाति अलग है, इस वजह से हम शादी नहीं कर सकते और शादी करने से मना कर देता है। तो इसलिए पहले, और ये जो स्पेशली बोला गया कि मुझे नशीली दवाई खिला करके पहले रूम पे ले जाया गया, उसके बाद मेरा दुष्कर्म किया गया, फिर इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया एंड फाइनली ये लव अफेयर में आ गए। सोचिए सिनेरियो, सोचिए आप कि कोई आपके साथ इतना गलत करता है और आप उसके साथ लव अफेयर में कैसे आ सकते हो। और फिर बोला गया लव अफेयर में आने के बाद इस व्यक्ति ने मेरे से बोला शादी करेगा और बाद में शादी नहीं की। तो पूरी स्टोरी हमें अलग टाइप की नजर आ रही है, तो उसमें भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। प्लस अब देखो, अब ये जो दो लोग थे उसमें महिला कहती है कि भैया ये 4 साल हम रिलेशनशिप में रहे हैं, 4 years वी आर इन रिलेशनशिप, 4 साल हम रिलेशनशिप में रहे और इन 4 सालों में इसने किसी भी बार ये नहीं बोला कि जाति या इसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। तो कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि अगर आपको पहले से पता है
आप दो लोगों को पहले से पता है कि सामाजिक कारणों की वजह से आपकी शादी नहीं हो सकती है, और इसको जानने के बावजूद आप लोग रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, और बाद में रिश्ता टूटता है तो कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आप दोनों को ही पता था फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। नाउ पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं, मैंने बताया कि वो आपके पर्सनल चीजों पर चल रहे हैं, पर्सनल एथिक्स किस पे आप इसको आगे कैरी ऑन करना चाहते हो। इवॉल्विंग लीगल लैंड स्टेप, इसके लिए क्या लेकर आपके लीगल लैंड स्टेप है उसके बारे में आगे चीजें डिस्कस करते हैं। आगे आते हैं लीगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं इम्प्लीकेशंस, लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ कंसेंशुअल रिलेशंस, इसके बारे में बात करते हैं। सोशल रीजन क्या है, फैक्टर और प्रिवेंटिंग मैरिज, इस पर बात करेंगे। कंसेंशुअल रिलेशन, लॉन्ग टर्म एंड वॉलंटरी रिलेशन, लॉन्ग टर्म तक आप चला रहे हो। रेप, कैंटिजरेशन रिलेशन, लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप एंड द फ्यूचर प्रेसिडेंस, यानी कि इंपैक्ट ऑन द सिमिलर केसेस। आप देखिए सोशल रीजन, जैसे मैं बताया ना कि कुछ सोशल कारण है, जाति की वजह से, इसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा नहीं कर पाए, तो उस केस को आप ये थोड़ा ना कह दोगे कि इस व्यक्ति ने मेरा क्या किया है, रेप किया है। कंसिक्वेंशियल रिलेशन, आप लॉन्ग टर्म तक एक रिलेशनशिप में है, वर्क कर रहे हो, दोनों लोग जानते हो उन सारी चीजों को, उसके बाद आप आगे बढ़े हो, तो यू कांट से दैट इज रेप काइंड ऑफ थिंग। प्लस आते हैं रेप कैंटिजरेशन, लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप। अब देखो यहां पर ये कैसे होगा, अगर आप वास्तव में नहीं जानते थे कि जो उस व्यक्ति ने आपके साथ वादा किया शादी का वो झूठा था, उसका इरादा अगर शुरू से इस चीज का था कि वो बस आपसे वादा करके आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट करेगा, तब तो आपके इस कैटेगरी में आता है, उसको सजा सुनाई जाएगी, बलात्कार होगा। लेकिन 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 अगर उसका ऐसा कोई मोटिव ही नहीं था और ड्यू टू सोशल रिलेशन आपके साथ ये चीजें लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, आप दोनों तब तक राजी भी थे और फिर आगे नहीं हो पाता है, देन वहां पर कोई भी चीजें ऐसी नहीं रहेंगी। फ्यूचर प्रिसीडिंग, इंपैक्ट ऑन दी सिमिलर केसेस, और ये जो लिया गया है आपका जो डिसीजन, ये आपके जितने भी फ्यूचर इस टाइप के केसेस आएंगे उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि भैया फ्यूचर में भी ऐसे केसेस आते हैं, उससे जो हमारी जुडिशरी है उस पर बहुत ज्यादा वेट बढ़ता है। इस टाइप के केसेस, सिमिलरी केसेस आते हैं, उनको शॉर्ट आउट करना, और वो केस लिखवाए जा रहे थे, तो ये आपका जो जजमेंट है फ्यूचर जितने भी केस आएंगे उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ द लेखपाल केस ऑफ उत्तर प्रदेश। 2019 इनिशियल इंसिडेंट होता है, वो कहते हैं कि हमें वैक्सीनेट किया जाता है, जबरदस्ती फिर घर ले जाया जाता है, ब्लैकमेल करना शुरू किया जाता है, मेरे को अब्यूज किया जाता है, एंड देन बोला जाता है कि अब हम तुमसे मैरिज नहीं करेंगे। ये 2019 में केस शुरू होता है, 2023 तक इनके साथ ये होता रहा। इनका कहना था कि मैं पुलिस में गई तो मेरी किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, ये यहाँ पे कहा, और बाद में जब और थोड़ी सी जांच पड़ताल होती है तो उसमें ये पता चलता है, जब हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है तो कहते हैं कि इन्होंने केस लिखवाने से खुद ही मना कर दिया था। तो ये सारी चीजें थी। आगे आते हैं, केस डिसमिसल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ये जो केस है वो डिसमिस हो गया क्योंकि एविडेंस यहां पर बेटर नहीं थे। नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ रेप, यहां पर रेप का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। कैस्टिस्ट रिमार्क इररिलेवेंट, जो कास्ट का रिमार्क था वो इससे जो रेप से रिलेटेड था वो पूरी तरीके से अलग ही था। इनएक्टिव बाय पुलिस, इन्होंने बोला इनिशियल कंप्लेंट वाज इग्नोर्ड, इनका कहना था कि मेरी कंप्लेंट जो इनिशियल वाली थी वो इग्नोर कर दी गई थी, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। सीकिंग जस्टिस इन हाई कोर्ट, अनजस्ट कोर्ट डिसीजन, इनिशियल अनफेवरेबल रूलिंग, फाइलिंग अपील, वुमेन challenges court decision, petition high court presenting case with the evidence and the justice sought high court to review the case. Now should the accused be held accountable for the allegation rape? तो समझते हैं accusation and the defense, समझिए। the victim claims rape due to broke marriage permission, right? अब यहां पर जो डिफेंस है वो कह रहा है कि एक्यूज डिनाइज रेप एंड इलीगली एक्सट्रेशन, इनका कहना है कि हमने भैया किसी भी तरीके का रेप नहीं किया, कोई भी इसका एक्सट्रेशन नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने सारी तोड़ दी थी और सारी तोड़ने की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं, तो ये समस्याएं हैं। आगे आते हैं, हाई कोर्ट डिसीजन ऑन लॉन्ग टर्म कंसेंशन रिलेशनशिप। व्हाट इज द हाई कोर्ट डिसीजन? कोर्ट ने बोला द कोर्ट रिजेक्ट द विक्टिम पिटीशन stating the long term voluntary relation if a marriage is impossible due to social reason cannot be classified as rape। यहां पर कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, आपकी सोशल वर्किंग की वजह से आपके रिश्ते बेहतर नहीं हुए, सोशल रीजंस की वजह से आप लोग शादी नहीं कर पाए, तो आप इसको रेप नहीं कहोगे। व्हाट एल्स डिड द कोर्ट कंसीडर? बाकी कोर्ट ने क्या कंसीडर किया? द कोर्ट फाउंड no prima facie evidence that the accused maintained the relationship through deception,
प्रेशर और अ फोर्स। यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि भाई उसके साथ कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है, कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें मेरे साथ सेक्सुअल होना है। तो जब उसने आपको प्रेशराइज ही नहीं किया किसी भी चीज के लिए, तो आपके उसके ऊपर आप ये केस कैसे लगा सकते हो कि उसने आपके साथ रेप किया है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस कंसेंट इन द रेप केस अंडर द इंडियन पीनल कोड? तो कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडियन पीनल कोड है वो कंसेंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। वो कहते हैं कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ वुमन इज अ कंसेंट एज बेस्ड और डिसेप्शन, प्रेशर और अ फॉल्स परमिशन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेप। अगर आपके साथ जबरदस्ती करके, फॉल्स प्रोमिसेस करके आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाता है और आपका कंसेंट नहीं है उस दौरान, तब तो वो रेप है। कंसेंट है तो फिर वो रेप नहीं, या फिर झूठ बोल करके बनाता है तो भी वो रेप माना जाएगा। इसलिए बोला गया फॉल्स प्रोमिसेस करके। नाउ व्हाट इफ अ वुमन consents knowing marriage it's not possible and maintain the relationship for a long time? अब यहां पर आया कंसेंट में एक और चीज आ जाती है कि अगर उसको पता है शादी नहीं होगी, फिर भी वो लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप रखती है, देन फिर क्या होगा इस केस में? फिर इसको कैसे कंसीडर करोगे? दिस इज द इंपॉर्टेंट ना। अब यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आ जाते हैं जो सेक्सुअल क्राइम केस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग विच इज व्हाट कि आर्टिकल जो 21 है, जो राइट टू लाइफ की हमारे बात करता है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं जो राइट्स की बात करते हैं। देयर इज आल्सो अ वन राइट विच इज कॉल्ड द सेक्सुअल राइट। आई हैव अ राइट कि मुझे किसके साथ सेक्सुअल होना है, किसके साथ नहीं होना है, मुझे किस पार्टनर के साथ मुझे मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और यहां पर यह भी कहा गया है कि भाई कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं मान सकता है, और प्रॉपर्टी मान करके अगर वो ऐसी उसके ऊपर केस करना चाहता है, देखो जो एक तरीके से ये केसेस होते हैं जनरली जहां पर जो हस्बैंड और वाइफ में ऐसा हो जाता है और वाइफ का कहीं और रेप कह रही हूं, कई बार ऐसे केसेस होते हैं अगर आप देखो तो, अब जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ का कहीं और अगर अफेयर हो जाता है, ठीक है, तो उन केसेस में हम ये देखते हैं कि हस्बैंड इस बेसिस पर उससे तलाक तो ले सकता है लेकिन उसको क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकता है। क्यों क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकता है? क्योंकि वहां पर हमारा राइट टू लाइफ आ जाता है। वहां पे ये कहा जाता है कि भाई महिला को अधिकार है अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चूज करने का। सो इसलिए समाज की नजरों में तो वो गलत है, लेकिन कानून की नजर में वो कभी गलत नहीं होती है। लेकिन उसको सिर्फ आधार किसके लिए माना जाता है? डिवोर्स के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये भी यहां पर आ जाता है। आगे आ जाते हैं आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इंश्योरेंस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन। तो चाहे भैया पुरुष और महिला दोनों को यहां पर इक्वल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 19 1A का कहता है गारंटीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पर्सनल फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम है, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आप एक्सप्रेस जिससे आप एक्सप्रेस करना चाहो वो कर सकते हो। एक्सप्रेशनल फ्रीडम है आपके पास, पर्सनल फ्रीडम है आपके पास। आर्टिकल 21 protects the right of life, personal liability and the privacy, and the article 23 prohibition human trafficking and the forced labor. Now आगे आते हैं legal provision of protecting women's right. रेप डेफिनेशन क्या कहती है? डिनाई सेक्सुअल एक्ट विदाउट वैलिड कंसेंट इज ऑलवेज कंसिडर एज रेप। पनिशमेंट ऑफ रेप, तो आउटलाइन इंपोजमेंट अगर हम देखें तो आपको 10 साल की भी सजा हो सकती है या फिर आजीवन कारावास हो सकता है। इनवैलिड कंसेंट स्पेसिफाइज कंडीशन अंडर विच कंसेंट इज नॉट वैलिड। cohabitation by the false marriage, तो criminalizing living together under the false marriage prevention and the evidence act presumption about absence with consent unless proven otherwise, right? आगे आते हैं भारतीय न्याय संहिता सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो सेक्शन 63 क्या कहती है? रेप सेक्सुअल एक्ट विदाउट कंसेंट और विद consent obtained by force, fear, deception and false promises like fake marriage is rape. Section 64 punishment की बात करती है, 10 साल या आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है। आगे आते हैं सेक्शन 89 इनवैलिड कंसेंट, कंसेंट टेकन बाय फियर, डिसेप्शन एंड फॉल्स प्रॉमिसेस नॉट वैलिड। सेक्शन 69 cohabitation by false marriage, so living together by misleading women that one is married to her is a crime, कि हम कभी आपके साथ शादी करेंगे उसके साथ आप रह रहे हो, so this is crime. Section 53A evidence act, if a woman said she did not consent, absence of consent is a presumed unless proven otherwise but in fake marriage cases. Now landmark judgment or consent on marriage permission, यहाँ पे कुछ जजमेंट है लाइक प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पर डिसेप्टिव परमिसेस कॉन्स्टिट्यूटिव रेप,
प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो ये कहते हैं डिसेप्टिव प्रोमिसेस कंस्टिट्यूटिव रेप। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका तो कंसेंट वैलिडिटी हिंग्स एंड इनिशियल प्रोमिसेस इंटेंट। नाउ दीपक गुलाटी और स्टेट ऑफ हरियाणा की बात करते हैं तो नॉट ऑल ब्रोकन प्रोमिसेस इक्वेट टू रेप। ये कहते हैं भैया अगर आपके प्रोमिसेस ब्रेक हो जाते हैं तो आप उसको ये नहीं कर सकते हो कि ये क्या है, रेप हो जाता है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस जजमेंट व्हाट वी डिस्कस। आपकी जो भी राय है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।